दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन करंट अफेयर्स वार्षिकी के अंतर्गत प्रस्तुत है राष्ट्रीय घटनाक्रम का भाग 2। इसके अंतर्गत हम जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के संपूर्ण वर्ष भर की घटनाओं के महत्वपूर्ण वार्षिकी को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये यूपीएससी विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस आदि के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे और अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, वार्षिकी राष्ट्रीय घटनाक्रम का भाग 2। दोस्तों देखिए, प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है केरल। केरल राज्य द्वारा सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ के स्तर में शीर्ष पर घोषित किया गया है? तो यह है भारत का राज्य बेंगलुरु। और अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। विधान परिषद दोस्तों, राज्य जो है राज्य के विधानसभा और विधान परिषद दो जो है सदन हैं कुछ राज्यों में, और आंध्र प्रदेश द्वारा अपने राज्य की विधान परिषद को यानी उच्च सदन को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल में किस राज्य ने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की है? तो ये है आंध्र प्रदेश। और 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेतों, बाजारों और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है? तो ये है देवलाली से दानापुर किसान रेल, जिसका शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, जो किसान रेल है ये पहली बहुसामग्री ट्रेन है जो विभिन्न फल और सब्जियों का सुगम परिवहन सुनिश्चित करती है। इसके हाल्ट स्टेशन नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मनिकापुर, प्रयागराज, छेवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर हैं। अगला प्रश्न है, अपनी तरह के पहले ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन 7 से 21 अगस्त 2020 में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा देशभक्ति फिल्म समारोह ऑनलाइन जो है पोर्टल पर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2020 को वित्तीय सेवाओं के विभाग डीएफएस द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक कुल कितने खाते खुल चुके हैं? तो अब तक 40 करोड़ 5 लाख खाते प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुल गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों के साथ दुर्घटना बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट बीमा सुविधा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहाँ रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूर संचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है? भारत एयर फाइबर का उद्घाटन अकोला, महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2020 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो उद्देश्य है वो 6वीं कक्षा से 11वीं के स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी और इस नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 ये लागू हुई है, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस नीति का प्रस्ताव तैयार करने की समिति गठित हुई थी। अगला प्रश्न है कि 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया है और उच्चतम न्यायालय ने कब केंद्र सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया था? तो महिलाओं को अस्थायी कमीशन प्रदान करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को दिया था। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक
पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया है। तो कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया है और इन कोचों में हैंड्स फ्री वाटर टैप, सॉफ्ट डिस्पेंसर व गेट और टॉयलेट फ्लश लगे हैं, जिन्हें यात्री बिना हाथ छुए ऑपरेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 11 जुलाई 2020 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है वर्ष 2018 में जो बाघों की गणना हुई थी, ये दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है 9 जुलाई 2020 को संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों, जो कि बौद्ध विहित पाठ होता है, इसके 108 खंडों के पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की है। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब की थी? तो वर्ष 2003 में दोस्तों राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है जुलाई 2020 में भारत में कहां पर विश्व के दूसरे सबसे बड़े योट्टा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? योट्टा NM1 सेंटर दोस्तों, इसका उद्घाटन पनवेल मुंबई में किया गया है। योट्टा के प्रमुख डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी हैं और योट्टा के अन्य डेटा सेंटर पार्क जो हैं वो दिल्ली और चेन्नई में प्रारंभ होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2020 को किसने देश का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट लॉन्च किया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि 4 जुलाई 2020 को किसने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 2 जुलाई 2020 को कहां पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई है? तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विसिंग मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और अगला प्रश्न है कि 24 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2019 में कितने लाख टीबी रोगी दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है उसमें 24 लाख यानी 24.04 लाख टीबी रोगी दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट में दोस्तों सभी अधिसूचित टीबी रोगियों की HIV जांच का प्रावधान वर्ष 2018 में 67% से बढ़कर वर्ष 2019 में 81% हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 24 जून 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी है? तो यह है 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो दोस्तों इस विश्वविद्यालय का नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है जून 2020 में भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना है? तो ये है 157 अरब 40 करोड़ डॉलर। अगला प्रश्न है 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है 6 राज्यों को इसके लिए चुना गया है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल हैं। अगला प्रश्न है 24 जून 2020 को किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस के परेड में भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया था? तो ये था रूस का 75वां विजय दिवस, जिस परेड में भारतीय सेना ने भाग लिया था।
अगला प्रश्न है 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है और इसका कार्यकाल कब से कब होगा। तो ये कार्यकाल 2021-22 के लिए भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल में कब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो 15 जून 2020 को। और 12 जून 2020 को कौन सा संगठन पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बना है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI। ये जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसका गठन दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास अनुरक्षण और प्रबंध के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 12 जून 2020 को किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। तो सही उत्तर है CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 12 जून 2020 को किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है कि 11 जून 2020 को किस संस्था ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। दोस्तों संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम जो है इसका उद्देश्य विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाना है। अगला प्रश्न है 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग्स 2020 में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये है IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को जो है इंडिया रैंकिंग्स 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इंडिया रैंकिंग्स 2020 में समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद को शीर्ष स्थान। कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली को। मेडिकल श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इंडिया रैंकिंग्स 2020 या इंडिया रैंकिंग का उद्देश्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है 29 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत इस रैंकिंग की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 19-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को शीर्ष स्थान और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जहां पर खाद्य सुरक्षा की स्थिति अच्छी है। अगला प्रश्न है दोस्तों जून 2020 में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये है राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। अगला प्रश्न 8 जून 2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। तो ये है दोस्तों 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन मनरेगा के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है कि 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के लिए 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है।
अगला प्रश्न है कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन क्षेत्रों को विकसित करना है। तो नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 200 शहरी वन क्षेत्रों को विकसित करना है। अगला प्रश्न है 3 जून 2020 को किसने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर है दोस्तों केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर.के. सिंह ने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन हैं। तो इसके लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर हैं। दोस्तों पीएम स्वनिधि के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा और ऋण पर सरकार द्वारा 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि 12 मई 2020 को किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुभारंभ की है। चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की वृद्धि पर कब तक रोक लगा दी है। जुलाई 2021 तक के लिए, और ऐसा कोविड-19 के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 19 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके की दवा की खोज और इस दिशा में हो रहे प्रयासों को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा। तो दोस्तों ये जो केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीके की दवा की खोज के लिए जो टास्क फोर्स गठित किया है, इसमें नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार इसका नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि 18 अप्रैल 2020 को संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इनमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत द्वारा जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है, इसमें से 13 जो है संस्थानों को या 13 स्थानों को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की टैगलाइन क्या है। तो किसान रथ का टैगलाइन है किसान का अपना वाहन। दोस्तों किसान रथ का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टरों से जोड़ने के लिए सुविधा प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन में कटौती के लिए संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी के तहत सभी सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 1 वर्ष की कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी। तो ये है 30% की कटौती। कोविड-19 के तहत जो है क्या है कि संसद अधिनियम 1954 के तहत जो है संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन में कटौती के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है 31 मार्च 2020 को किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये अमाउंट है दोस्तों 1.7 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है 6 मार्च 2020 को किस देश को हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला है। तो
तो भारत को। वर्ष मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। अगला प्रश्न है 25 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये है मध्य प्रदेश। और अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में कौन सा राज्य 100% एलपीजी कवरेज वाला देश का पहला राज्य बना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कवरेज वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है कि 20 से 21 फरवरी 2020 के मध्य पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये है अगरतला त्रिपुरा में। और 21 फरवरी 2020 को कहाँ पर देश के पहले तैरने वाली जेट्टी और आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये है पणजी गोवा में। अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मध्य प्रदेश की पहली अंतर शहर यानी इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की है? मुंबई और पुणे के बीच। अगला प्रश्न है 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो दोस्तों 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश के लिए पारित किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल हैं? तो 10,967.87 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के बजट अनुमान 2020-21 में शामिल हैं। अगला प्रश्न है यूपी स्पेशल से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं? तो 1200 करोड़ रुपए। और अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण 7-8 फरवरी 2020 के मध्य 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 से 7 फरवरी 2020 के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है 822 खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। दोस्तों 2 लाख रुपए का मेडिकल कवर और 5 लाख रुपए का जीवन दुर्घटना बीमा मध्य प्रदेश राज्य ने अपने 822 खिलाड़ियों को प्रदान किया है। अगला है जनवरी 2020 में किस राज्य में देश के पहले और सबसे बड़े वाकथू एवियरी का उद्घाटन किया गया? तो ये है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर मुंबई महाराष्ट्र में। ये देश के सबसे पहले वाकथ्रू एवियरी का उद्घाटन वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यूरो 6 उत्सर्जन के अनुकूल ईंधन का उपयोग करने में भारत किस तिथि से इसको लागू किया गया है? तो दोस्तों यूरो 6 मानक जो है भारत में 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य के विश्वविद्यालयों में गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ की स्थापना की जाएगी? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों में गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ की स्थापना की जाएगी। दोस्तों 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस महोत्सव का मुख्य थीम क्या था? तो ये फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव अब की बार जो लखनऊ में आयोजित किया गया है उसका थीम था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 13 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से एक आईटी आधारित इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस
प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। यह एक आईटी आधारित प्रविधि है जिसके द्वारा मोबाइल ऐप और टैबलेट डाटा के प्रयोग से एक्सीडेंट स्थल के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्रदान करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 3 स्थान जो शीर्ष स्थान है, पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे पर केरल और तीसरे पर कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य रायसीना डायलॉग 2020 कहाँ आयोजित हुआ? रायसीना डायलॉग 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दोस्तों 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2020 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को वायबिलिटी गैप फंडिंग के जो है पूंजीगत अनुदान देने को मंजूरी दी गई। और आईजीजीएल का गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर है 10 अगस्त 2018 को आईजीजीएल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को किस अधिनियम को संशोधित किया है? तो सही उत्तर है नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अधिनियमित किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी जो मानव विकास सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसका एचडीआई मूल्य 0.645 है और ये सूची कुल 189 देशों में या 189 देशों के लिए जारी की गई है। दोस्तों 0.957 एचडीआई मूल्य के साथ इस बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है कि 26 जनवरी 2021 को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कौन मुख्य अतिथि थे, लेकिन कोविड-19 के कारण ब्रिटेन में लॉकडाउन किए जाने के कारण उन्होंने अपनी भारत यात्रा स्थगित कर दी है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी 2021 के लिए भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि नामित किया गया था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो पाए 26 जनवरी के आयोजन पर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम भाग 2 की वर्ष भर की महत्वपूर्ण घटनाओं की वार्षिकी देखी और ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, राज्य सेवा और विभिन्न बैंक, एसएससी और रेलवे आदि की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।